हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल की हिंदी पाठों की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ मेरे सभी अन्य अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली इकाई की 9 नंबर की एकांकी जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक या एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम जगदीश चंद्र माथुर मतलब लेखक एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: राष्ट्रभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे लेखक एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 को उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के बुलंदशहर में हुआ था। आप वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी मतलब रेडियो में भी काम करते थे। साथ ही साथ आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित थे। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम गद्य या एकांकी संबंधी प्रस्तावना या विषय प्रवेश को समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार: दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड। मराठी में कहते हैं पाठीचा कणा, जो पीछे होता है ना दोस्तों, हाँ वही। लेकिन दोस्तों, एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी का मतलब है स्वावलंबी होना, अपना भार जो है खुद उठाना, स्वयं निर्णय लेना। खुद निर्णय लेने की क्षमता यदि रही तो माना जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी है, यदि नहीं तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। अर्थात बैकबोन ऐसे माना जाता है। यही बात समझाने का प्रयास करते हुए तत्कालीन समाज में लड़कियों की शिक्षा अर्थात स्त्री शिक्षा का महत्व दिखाया है और साथ ही साथ स्त्री शिक्षा के बारे में समाज के लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर कड़वा प्रहार किया है। प्रस्तुत एकांकी में उमा के द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व दिया गया है। नारी के मान सम्मान को महत्व प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, यह थी प्रस्तावना, विषय प्रवेश। अब हम अगले टॉपिक में रीढ़ की हड्डी एकांकी में आए हुए पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: तो चलिए दोस्तों, एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। इसके पात्र इस प्रकार: उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर एक युवक है जो उमा को देखने के लिए आया हुआ है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है। रतन रामस्वरूप का नौकर है। तो दोस्तों, यह पात्र परिचय था। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ जो एकांकी है उसके पात्रों के नाम के अनुसार मुखरवाचन करते हुए उसमें अर्थात उस पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ, मुहावरों के अर्थ, साथ ही साथ एकांकी की जो पंक्तियां है उसका सरल अर्थ मतलब स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अगले टॉपिक में हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की
पहली इकाई की 9 नंबर की एकांकी जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 35 आप खोल के रखेंगे। यदि हिंदी की किताब साथ में रखी है तो सोने पे सुहागा। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 35 खोल के रखिए। उस पर पहली इकाई की 9 नंबर की जो एकांकी है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। अब हम मुखर वाचन जो है अबे धीरे धीरे चल, इस पंक्ति से लेकर तो क्या करूँ मजबूरी है, यहाँ तक का मुखर वाचन करेंगे। उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ समझेंगे और उसका सरल अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मुखर वाचन इस प्रकार। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। राम स्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा की यह अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दू साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप कहता है, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा कहती है, और लड़का? राम स्वरूप कहता है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। तख्त का मतलब लकड़ी से बनी हुई चौकी या पलंग। परमात्मा मतलब भगवंत या परमेश्वर। अक्ल मतलब बुद्धि। पसीना मतलब मराठी में जिसे घाम कहते हैं ना दोस्तों, हाँ ऐसे। हारमोनियम और सितार यह संगीत के वाद्य है। लाडली मतलब प्यारी या दुलारी। करीने से मतलब ढंग से। वकील मतलब जिनकी शिक्षा एलएलबी तक होती है। और कोर्ट मतलब न्यायालय में वकालत करते हैं ऐसे व्यक्ति। मेडिकल कॉलेज मतलब वैद्यकीय महाविद्यालय, जहाँ पर डॉक्टर की पढ़ाई भी की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इस पैराग्राफ का मतलब ये जो लाइनिंग है, अब धीरे धीरे चल से लेकर तो क्या करूँ मजबूरी है, यहाँ तक का सरल अर्थ मतलब स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर राम स्वरूप जो मालिक है ना, इसलिए अपने नौकर को धीरे धीरे चलने के लिए कहते हैं। जो तख्त मतलब लकड़ी से बनी चौकी है या पलंग है, वह उस तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं। रतन कहता है, बिछा दे साहब। मालिक राम स्वरूप जरा तेज आवाज में कहते हैं अपने नौकर से, और क्या करेगा? पलंग चौकी तो बिछाने के लिए कहा था ना। परमात्मा अर्थात भगवंत के यहाँ जब अक्ल बुद्धि बांटी जा रही थी तो तू जरूर देर से पहुंचा होगा। इतना जो पसीना बहाया है, मतलब मराठी में जिसे कहते हैं ना घाम, हाँ वो बहाया है,
वह किस लिए बहाया है? और ऊपर से कहता है मूर्ख के भांति बिछा दूं साहब। रतन तख्त बिछाते हुए रामस्वरूप दरी उठाते हुए नौकर रतन को संगीत के जो दो वाद्य है, हारमोनियम और सितार, वह भी लाने के लिए कहते हैं। राम स्वरूप जी की पत्नी प्रेमा कहती है, आपकी लाडली बेटी अर्थात प्यारी दुलारी बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, मतलब वह बहुत नाराज है। राम स्वरूप कहते हैं, क्या हुआ, क्यों नाराज है बिटिया? तब राम स्वरूप जी की पत्नी प्रेमा जवाब देती है कि आप ही ने तो कहा था उमा को ठीक ठाक करके नीचे लाना है। हो सकता है विवाह शादी के पहले लड़की दिखाने की यह पद्धत उसे पसंद नहीं होगी, इसलिए भी वह नाराज हो गई होगी, मुंह फुलाए पड़ी होगी। राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से और एक बात कहते हैं कि लाडली उमा बेटी को कह देना कि वह जरा करीने से मतलब ढंग से आए, थोड़ा सज धज कर संवर कर आए, क्योंकि देखने वाले आ रहे हैं ये लोग थोड़े ऐसे ही हैं, स्वयं पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, कोर्ट अर्थात न्यायालय जाते हैं, वकालत करते हैं, साथ ही साथ कहीं सभा में जाते हैं तो कई बार सोसाइटी में भी जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो लड़की उनके घर बहू बनकर आएगी वह ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। अर्थात राम स्वरूप जी का कहना था कि लड़के वालों के विचार श्री शिक्षा के बारे में अच्छे नहीं थे, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है, ऐसे इनके विचार है। प्रेमा कहती है, और लड़का मतलब लड़का क्या पढ़ा है? राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। अर्थात बाप ने तो सिर्फ वकीली की पढ़ाई मतलब LLB तक की ही पढ़ाई की है, लेकिन बेटा तो उनसे भी 2 कदम आगे BSc मतलब बैचलर ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान में स्नातक करने के बाद लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में अर्थात वैद्यकीय महाविद्यालय में पढ़ता है। खुद तो बाप से ज़्यादा पढ़ रहा है, लेकिन चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, क्योंकि शादी और पढ़ाई ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। यह मजबूरी है। दूल्हा मतलब लड़का यहाँ पर खुद की मजबूरी दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ तक यह स्पष्टीकरण था। अब अगले टॉपिक में पृष्ठ क्रमांक 36 जो है, हाँ उसी का बाबूजी दोस्तों यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक जो 36 है 36, हाँ उसी की बाबूजी इस लाइन से लेकर तो टैक्स लगाएगी इस लाइन तक का मुखरवाचन करते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मुखरवाचन में रतन कहता है धीमी आवाज में, बाबूजी। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर थोड़ा नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप लड़के की तरफ
मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल? शंकर कहता है, जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, हो अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं। उतने में गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने ही नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर कहते हैं खकारते हुए, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, मुखातिब मतलब देखकर, वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में या आखिरी में, कोर्स मतलब विशिष्ट क्षेत्र या शाखा की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की विशिष्ट कालावधि तक की पढ़ाई, मार्जिन मतलब अंतर या फिर छूटना या फिर गैप, बिजनेस मतलब व्यवसाय या व्यापार, चौंक कर मतलब आश्चर्य से, तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार, तशरीफ लाना मतलब विराजमान होना या आसनस्थ होना, ब्याह मतलब शादी, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, विलायती चाय मतलब कम चीनी वाली चाय, हिंदुस्तानी चाय मतलब ज़्यादा चीनी वाली चाय, टैक्स मतलब कर। तो दोस्तों यह था कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है, लाइनिंग है, बाबूजी यहाँ से लेकर तो टैक्स लगाएगी यहाँ तक की जो पंक्तियाँ है उसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि लड़की देखने वाले आ गए हैं। उमा को गाना अच्छा आता है, इसलिए उसे समझा देना कि मेहमानों के सामने थोड़ा गीत गा दे। मेहमानों की खातिरदारी करते घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, ऐसा पूछते हैं। गोपाल प्रसाद जरा खकार कर कहते हैं, आजकल तो रिक्शा वाला या तांगे वाला, उनको तो शहर के मोहल्लों की जानकारी होती है और कई लोगों को वे जानते भी हैं, इसलिए रास्ता आसानी से मिल गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। रामस्वरूप होने वाले दामाद अर्थात लड़के की तरफ देखकर मतलब मुखातिब होकर बात कर रहे हैं। छुट्टियाँ कितने दिनों की है पूछ रहे हैं। जवाब में लड़का मतलब शंकर कहता है कि कॉलेज को
छुट्टियां तो नहीं हैं, लेकिन वीकेंड मतलब सप्ताह के आखिरी में चला आया हूँ। राम स्वरूप जी शंकर से उनके कोर्स मतलब जो शिक्षा पढ़ाई चल रही है उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। जवाब में शंकर कहता है कि बस साल 2 साल अर्थात 1-2 वर्ष बाकी है। राम स्वरूप जी जब सवाल करते हैं साल 2 साल, तब बात को संवारते हुए शंकर कहता है किसी कारणवश कभी कभी पढ़ाई खंडित हो जाती है अर्थात छूट जाती है या फिर गैप हो जाता है, इसलिए 1 आध साल कोर्स पूरा होने में देर लगती है। इसीलिए यह 1 आध साल का मैं मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहते हैं कि बिजनेस की अर्थात व्यवसाय की बातचीत के लिए कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिजनेस की बातचीत के 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ जिस घर की लड़की करने वाले हैं उस घर की स्थिति कैसी है, उसके पिताजी कौन सा व्यवसाय करते हैं, उस हिसाब से फिर शादी की बातचीत भी होगी। और दूसरा अर्थ शादी को ही बिजनेस कहा गया है, मतलब लड़के वाले होने की वजह से लड़की वाले अर्थात राम स्वरूप जी कितना दहेज देंगे, अच्छा खासा दहेज मिलेगा या नहीं। इसलिए गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप जी मतलब होने वाले समधी से बिजनेस की बात कर लेते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन राम स्वरूप जी इस बात को समझते नहीं हैं और चौंक कर अर्थात आश्चर्य से कहते हैं बिजनेस। फिर थोड़ी देर बाद उनके समझ में बात आ जाती है कि होने वाले समधी गोपाल प्रसाद जी किस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा तो साहब, बात समझ में आ गई। पहले थोड़ा नाश्ता तो कर लीजिए, आप कब से पधारे हैं, भूख लग गई होगी। और दोस्तों, इस प्रकार से नाश्ता करने के बाद यहाँ पर राम स्वरूप जी समधी जी से कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं रहने भी दीजिए, आप तकल्लुफ मतलब ये शिष्टाचार क्यों कर रहे हैं? नाश्ता तो हम घर से निकलते समय करके ही आए थे। राम स्वरूप कहते हैं शिष्टाचार किस बात का, यह तो मेरी तकदीर है। आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं, पधारे हैं, यह तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, इसमें शिष्टाचार की बात ही नहीं है। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से बात करते हुए कहते हैं झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह अर्थात शादी तय करने आए हैं, शादी पक्की करने आए हैं। कमर सीधी करके बैठो अर्थात दूल्हे का मान बड़ा होता है। हम कोई लड़की वाले थोड़ी है जो गर्दन नीचे करके और कमर झुकाकर बैठे, सीधे बैठो। आपके दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है, बैकबोन रहित मतलब रीढ़ के हड्डी नहीं है। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर आते हैं और मेज मतलब टेबल पर लाकर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं राम बाबू, राम स्वरूप जी, आप आखिरकार माने ही नहीं, नाश्ता और चाय लेकर ही आए। राम स्वरूप जी चाय जो है वह प्याली में डालते हुए मेहमानों से मतलब गोपाल प्रसाद जी और शंकर जी को पूछ रहे हैं कि आपको विलायती चाय अर्थात कम चीनी वाली चाय पसंद है या हिंदुस्तानी मतलब ज़्यादा चीनी वाली, या फिर जिसे कहेंगे हम ज़्यादा शक्कर वाली मीठी चाय पसंद है। उतने में गोपाल प्रसाद जी कहते हैं मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और हाँ, चाय में चीनी मतलब शक्कर ज़्यादा डालिएगा। अर्थात गोपाल प्रसाद जी को कौन सी चाय पसंद है दोस्तों?
हिंदुस्तानी चाय पसंद है, ज्यादा शक्कर वाली। शंकर खकारते हुए मैंने ऐसा सुना है कि जो ज्यादा चीनी लेगा उस पर हमारी सरकार ज्यादा टैक्स मतलब ज्यादा आयकर लगाने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर सरल अर्थ हमने इन पंक्तियों का समझ लिया। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 37 पर जो लाइनिंग आई हुई है, जिसमें सरकार जो चाहे यहाँ से लेकर तो वजह से तो नहीं है कुछ, यहाँ तक कि लाइनिंग का पहले मुखर वाचन करेंगे और फिर उसके कठिन शब्द के अर्थ और सरल अर्थ को भी समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मुखर वाचन इस प्रकार। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर की ओर पहला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए वाह वाह, खूब सोचा है आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? राम स्वरूप जी कहते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है। मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। राम स्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जरा सक पकाकर मतलब घबरा कर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, यहाँ पर दोस्तों यह मुखर वाचन पूरा होता है। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। आमदनी मतलब पैसा कमाना या कमाई। चू भी न करना मतलब
चुपचाप रहना या कुछ भी न कहना। तश्तरी अर्थात प्लेट, मुखातिब अर्थात देखकर, खूबसूरती मतलब सुंदरता, ख्याल मतलब विचार, जायचा मतलब जन्मपत्र या जन्म कुंडली, मुश्किल मतलब कठिन, चरण मतलब पैर, खुद ब खुद मतलब अपने आप, शक पकाकर मतलब घबरा कर या डर कर। तो दोस्तों यह कठिन शब्द के अर्थ थे। अब इन पंक्तियों का मतलब यहाँ पर जो पैराग्राफ है, सरकार जो चाहे कर ले, यहाँ से लेकर तो वजह से तो नहीं है कुछ, यहाँ तक की जो पंक्तियाँ है उसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, गोपाल प्रसाद जी चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाए या सरकार जो चाहे मन में आए वह प्रयोग कर ले। सरकार की आमदनी मतलब पैसा ऐसे नहीं बढ़ेगा, कमाई ऐसे नहीं बढ़ेगी। अगर आमदनी अर्थात पैसा या कमाई बढ़ानी है तो सरकार को एक ही टैक्स अर्थात कर लगाना चाहिए। उतने में शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हुए राम स्वरूप कहते हैं कि वह क्या, अर्थात वह कौन सा टैक्स है जिससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। जवाब सुनकर राम स्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अरे आप हंस रहे हैं, मैं कोई मजाक थोड़े ही कर रहा हूँ। राम बाबू, खूबसूरती पर टैक्स यह एक ऐसा टैक्स कर है कि सामने वाला मतलब जो देने वाला है वह चू भी न करेगा, मतलब चुपचाप टैक्स भर देगा, कोई कुछ भी नहीं कहेंगे और सरकार की आमदनी अर्थात कमाई अपने आप बढ़ जाएगी। अर्थात सुंदरता पर कितना भी टैक्स हो लोग चुपचाप दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो लेकिन दहेज रूपी टैक्स अर्थात कर तो चुपचाप रहकर कुछ भी न कहते हुए लड़की वालों को देना ही पड़ता है। राम स्वरूप जी हंसते हुए, थोड़ा जोर से हंसते हुए वाह वाह, क्या खूब सोचा है आपने। खूबसूरती का सवाल तो आज के युग में बेडब हो गया है, नहीं तो हमारे ज़माने में ये सवाल तो कभी उठता ही नहीं था। मतलब खूबसूरती देखकर शादी तय नहीं होती थी पहले ज़माने में। नाश्ते की तश्तरी मतलब प्लेट गोपाल प्रसाद जी की ओर बढ़ा देते हैं। गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए कहते हैं, राम बाबू ठीक ही तो कह रहे हैं, सचमुच हमारे ज़माने में तो खूबसूरती ऐसा कुछ भी नहीं था। राम स्वरूप जी शंकर की ओर मुखातिब होकर मतलब देखकर कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, अर्थात आपका क्या विचार है, शादी तय करते समय खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए शंकर बाबू। गोपाल प्रसाद जी बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, बाबू राम स्वरूप जी, मैंने आपसे तो पहले ही कहा था कि मेरी होने वाली बहू सुंदर हो, अर्थात लड़की सुंदर हो, और हाँ उसका जायचा मतलब जन्म पत्र जिसे हम कुंडली बोलते हैं वह मिली हुई हो। मतलब दोस्तों आज के युग में हम देखते हैं कि शादी तय
करते समय लड़का और लड़की दोनों की कुंडली मतलब जन्म पत्र मिलाकर उनके गुण जो है जैसे 36 37 गुण बैठ रहे हैं या नहीं देखा जाता है। गुण बैठते हैं तो शादी पक्की होती है, यदि गुण नहीं बैठते हैं तो शादी पक्की नहीं होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पहले भी जन्म पत्र के बारे में, जायचे के बारे में बातचीत जरूर निकलती थी। उतने में राम स्वरूप जी कहते हैं, आजकल जायचा जन्म पत्र मिलना कोई मुश्किल कठिन बात नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में अर्थात ईश्वर के चरणों में रख दिया तो मानो जायचा अपने आप मिल जाता है। अर्थात दोस्तों, आजकल हम देखते हैं शादी नहीं जुड़ती तो ब्राह्मण देव को कुछ पैसे देकर भी, पूजा विधि करवा के भी शादी का मुहूर्त बराबर निकाल ही लेते हैं। वैसे ही जायचा मिल जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ये आज के ज़माने में ऐसा सोचते हैं, लेकिन पहले ईश्वर के चरणों में मानो कुंडली रख दी तो जायचा मिल गया समझो, ऐसा पहले समझते थे। गोपाल प्रसाद जी का तो पहले से ही कहना था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सिलाई बुनाई का काम कर ले बस। राम स्वरूप जी जब पान भिजवाने की बात करते हैं तब उमा पान की तश्तरी मतलब प्लेट लेकर आती है और अपने पिताजी के पास रख देती है। दोस्तों, उस समय नाश्ता होने के बाद लड़की के हाथों पान मंगवाते थे, मतलब इस बहाने लड़के वालों का लड़की को देखना भी हो जाता था। लेकिन उस समय जब उमा के नाक पर रखा हुआ सुनहरी मतलब सोने जैसा रिम वाला चश्मा दिखता है, बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों चौंक कर एक साथ कहते हैं, उनके मुख से निकलता है, चश्मा। राम स्वरूप जरा सक पकाकर अर्थात घबराते हुए बात को संवारते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुख रही थी, आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा ऐसे कहा है, इसलिए कुछ ही दिनों के लिए चश्मा लगाया है। गोपाल प्रसाद जी फिर भी पूछ लेते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई के वजह से या पढ़ाई वढ़ाई के कारण तो चश्मा नहीं लगा है ना। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो पंक्तियाँ थी उसका सरल अर्थ हमने समझा। अब अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक, तो दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 38 में नहीं साहब ये लाइन से लेकर तो अच्छा है वरना यहाँ तक की लाइन का मुखरवाचन करेंगे। वह इस प्रकार, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा। उसे तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की छेपती सी आंखों से मिल जाती है
और गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बेटी, थोड़ा और, बैठे रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप शक पकाते हैं। राम स्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा, गोपाल से। जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप कहते हैं, उमा देखो, आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा देखो, आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। अर्ज मतलब बताया, संतुष्ट मतलब खुश या प्रसन्न, कोमल मतलब मृदु, तख्त मतलब लकड़ी से बनी चौकी, छवि यहाँ पर उसका अर्थ है सुंदर, झेपती सी आंखें मतलब शर्माई हुई आंखें या लज्जित आंखें, पेंटिंग मतलब चित्रकारी, तस्वीर मतलब छायाचित्र, कमीज मतलब कुर्ता या शर्ट, अधीर मतलब उत्सुक, शक पकाना मतलब घबराना या डरना, मेज का मतलब है टेबल। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम इन पंक्तियों का सरल अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार, राम स्वरूप जी कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, मतलब बताया ना, कुछ ही दिनों के लिए चश्मा है, हमेशा के लिए थोड़ी ही चश्मा लगा है। अर्थात लड़के वालों को, अर्थात यहाँ पर लड़के वालों को ऐसे समझते हैं कि उमा को चश्मा लगा है, अर्थात तो वह ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू परेशानी का कारण बन सकती है। राम स्वरूप जी से चश्मा लगाने की वजह सुनकर लड़के वालों का टेंशन थोड़ा कम होता है। गोपाल प्रसाद जी संतुष्ट मतलब खुश होकर कोमल मृदु स्वर में कहते हैं, बैठो बेटी बैठो। राम स्वरूप जी कहते हैं, आओ बेटी बैठ जाओ। तख्त
अर्थात चौकी पर रखे हुए हारमोनियम और सितार के पास उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद जी उमा की चाल ढाल का निरीक्षण करते हैं। चेहरा सुंदर है कि नहीं वह भी देखता है और उमा से पूछते हैं, बेटी गाना बजाना आता है क्या? उमा कुछ कहे उसके पहले ही उसके पिताजी राम स्वरूप जी कहते हैं, हाँ साहब, उमा बहुत अच्छा सितार और बाजा भी बजाती है और गाना भी गाती है। ऐसे कहते हुए उमा को सितार के साथ एक गीत सुनाने को भी कहते हैं। उमा सितार पर मशहूर मतलब सुप्रसिद्ध संत मीराबाई जो कृष्ण भक्त में लीन रहती थी, ऐसे गिरिधर गोपाल का भजन गाना शुरू करती है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूजा न कोई। भजन गाते गाते उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखें मतलब नीचे झुकी हुई या शर्माई आंखों से मिल जाती है। शायद उसने शंकर को पहले कहीं देखा है और वह शंकर को पहचान चुकी है, इसलिए उमा भजन गाते गाते एकदम से रुक जाती है। राम स्वरूप जी कहते हैं, अरे उमा बेटी क्या हुआ, एकदम से भजन गाना बंद क्यों कर दिया बेटी? गाओ, भजन पूरा गाओ। उतने में गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं राम स्वरूप जी, उमा बिटिया ने जितना भजन गाया उतना काफ़ी है। लड़की अच्छे मीठे आवाज़ में गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने लगती है। उतने में गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अभी रुक जाओ बेटी, थोड़ा और बैठे रहो। राम स्वरूप भी कहते हैं, बेटी थोड़ा और बैठो। अर्थात दोस्तों यहाँ पर लड़की एक कठपुतली के समान मानते हैं, जब चाहे तब बुला लिया, जितना समय चाहे उसे रोक लिया, बेजुबान कठपुतली के जैसे समझ लिया है। यह एक नारी का अपमान है। यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी उमा से आगे पूछते हैं, पेंटिंग वेंटिंग मतलब चित्रकारी सीखी है? उमा चुप है। उससे पहले ही उमा कुछ कहे उसके पहले ही राम स्वरूप ही बताना शुरू कर देते हैं कि ये तो मैं बताना भूल ही गया साहब कि ये जो तस्वीरें टंगी है, जैसे कि कुत्ते वाली, ये सामने जो तस्वीर दिख रही कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। और सामने वाली उस दीवार पर भी जो सारी तस्वीरें टंगी है वह उमा ने तो बनाई है। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि अरे वाह, इतनी अच्छी पेंटिंग, बहुत ही अच्छी चित्रकारी कर लेती है बेटी, और हाँ सिलाई बुनाई भी करती हूँ। उमा चुप ही है। वह कुछ बोले उसके पहले ही राम स्वरूप कहते हैं कि सिलाई? अरे साहब जी, पूरे घर के लोगों के कपड़े की सिलाई की जिम्मेवारी तो उमा ही उठाती है। देखिए ना, मेरी कमीज अर्थात शर्ट भी इसी ने सिलाई की है। इसी के साथ गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, ये सारी बातें आपको आती है, ये ठीक बात है, लेकिन पढ़ते समय कुछ इनाम भी जीते हैं। अब भी उमा चुप ही है, कुछ नहीं बोलती। राम स्वरूप जी उमा को इशारा करने के हिसाब से खांसते हैं, जैसे कि बेटी चुप मत रहो, कुछ जवाब भी दो। लेकिन उमा चुप है, गर्दन नीचे झुका कर ही खड़ी है। गोपाल प्रसाद जी अधीर मतलब उत्सुक हो उठते हैं, लेकिन उधर राम स्वरूप जी सक पका जाते हैं, अर्थात घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसी हालत में राम स्वरूप जी कहते हैं, जवाब दो उमा बेटी, गर्दन झुकाए चुप क्यों हो?
उमा की बात को संवारते हुए राम स्वरूप जी करते हैं और करते हुए गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि उमा थोड़ी शर्मीली है, जवाब देने में उसे शर्म आ रही है, क्योंकि मेहमानों के सामने अब तक वह इस प्रकार आई नहीं है ना, इसलिए शर्मा रही है। वैसे उसने इनाम तो बहुत जीते हैं। गोपाल प्रसाद जी यहाँ थोड़े नाराज हो गए हैं, रुखी आवाज़ में कहते हैं कि आप ही बोलते जा रहे हैं राम बाबू, जरा उमा बेटी को भी तो अपना मुंह खोलने दीजिए ना, इसने भी तो बोलना चाहिए। राम स्वरूप जी कहते हैं, उमा बेटी आप गर्दन झुकाए चुप रहकर क्या कर रही हो बेटी, मेहमान क्या सोचेंगे, जवाब दो बेटी, जवाब दो। पिताजी की बात सुनकर उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है, जवाब देने के लिए अब बचा ही क्या है बाबूजी। जब फर्नीचर के दुकान में मेज मतलब टेबल और कुर्सी बेचने के लिए रखी जाती है तो दुकानदार अर्थात मालिक कुर्सी और मेज से थोड़ी ही पूछता है, सिर्फ खरीदार अर्थात खरीदने वाला कौन है उसे दिखा देता है। यदि चीज़ पसंद आ गई तो अच्छा है, नहीं आई तो वरना चलते बनो। अर्थात फिर से एक बार नारी श्री जाति का अपमान हुआ है। श्री को यहाँ मतलब उमा को यहाँ पर मेज कुर्सी के समान निर्जीव चीज़ समझा गया है, जो पिता राम स्वरूप जी जैसे दुकानदार के दुकान में रखा गया है, और गोपाल प्रसाद जी और शंकर जैसे खरीदार शादी के नाम पर खरीदने आए हैं। खरीदार बहुत ही निरीक्षण करते हुए जांचते हैं, परखते हैं, पसंद आ गई तो खरीद लेंगे वरना चले जाएंगे। उमा ने यहाँ पर नारी समाज के आवाज़ को बुलंद किया है, लेकिन लड़की वाले होने के कारण पिता जो है वह यहाँ पर थोड़े लड़की की इस बात से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार यह पंक्तियों का सरल अर्थ हमने समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39 पर जो पंक्तियाँ हैं उसमें उमा यहाँ से लेकर तो है यहाँ नहीं यानी बैकबोन उमा है या नहीं यानी बैकबोन यहाँ तक की पंक्तियों का मुखर वाचन पहले करते हैं दोस्तों। तो चलिए मुखर वाचन इस प्रकार। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में
पढ़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप कहते हैं, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन बैकबोन बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। ताव में आना मतलब गुस्से में आना। इज्जत उतारना मतलब बेइज्जत करना। नाप तोल मतलब भाव करना। कॉलेज मतलब महाविद्यालय। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट या स्नातक पदवी। कला शाखा। हॉस्टल मतलब छात्रालय, यहाँ लड़कियों का छात्रालय है। ख्याल मतलब विचार। पैरों में पड़ना मतलब पैर पकड़ना या माफ़ी मांगना। दगा करना मतलब धोखा देना। मैट्रिक मतलब 10वीं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम जो हमारी पंक्तियाँ थी, उमा उमा, यहाँ से लेकर तो बैकबोन बैकबोन बैकबोन, यहाँ तक की जो पंक्तियाँ हैं, इसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। राम स्वरूप जी चौंक कर मतलब आश्चर्य से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उमा बेटी, उमा, हम लड़की वाले हैं। लड़के वालों को भला ऐसा कहा जाता है? ऐसे मत कहो बेटी। लेकिन उमा अपनी भाव भावनाओं को रोक नहीं पाती है। आगे उमा कहती है, बाबूजी, बहुत समय से मैं ये तमाशा गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन अब समय मुंह खोलने का आ ही गया है, तो मुझे बोलने दीजिए बाबूजी। उमा की वास्तव सत्य बात गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों को कड़वी लगती है। गोपाल प्रसाद जी ताव में आकर मतलब गुस्से में आकर बाबू राम स्वरूप जी से कहते हैं कि देखो, आपकी लड़की बेटी उमा कैसे बोल रही है। आपकी लाडली उमा कैसे बोल रही है। आपने मेरी इज्जत उतारने अर्थात मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था। राम बाबू उनकी बात सुनकर उमा भी तेज आवाज में कहती है, जी हाँ बाबू गोपाल प्रसाद जी, मैंने थोड़ा वास्तव कड़वा सत्य क्या कह दिया, उतने में आप बेइज्जत हो गए और आप इतनी देर से मेरा नापतोल अर्थात भाव कर रहे हैं, तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती। उमा की तेज आवाज उसका होने वाला पति शंकर को भी अच्छी नहीं लगती है, खटकती है। इसलिए शंकर कहता है, बाबूजी चलिए, अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। जो लड़की हमें इतना बेइज्जत कर रही है, ऐसी लड़की से मैं कैसे शादी कर लूँ। चलिए बाबूजी, वापस घर लौट चलते हैं। उमा की तेज आवाज़ सुनकर गोपाल प्रसाद जी को शक होता है कि उमा जरूर पढ़ी लिखी होगी, इसीलिए तो इतना तेज स्वर में बोल रही है। इसलिए गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो। यह सवाल पूछते ही राम स्वरूप जी एकदम
चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उमा के पढ़ाई की बात को छिपा कर रखा था। गोपाल प्रसाद जी को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने बातचीत में कहा था कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और उमा का मुंह तो खुल गया है, इसलिए रामस्वरूप अब चुप है। उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज अर्थात महाविद्यालय में पढ़ी हूँ। मैंने बीए अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट मतलब कला शाखा में स्नातक पास किया है। कोई पाप नहीं किया, ज़्यादा पढ़कर कोई चोरी नहीं की। और हाँ बाबू गोपाल प्रसाद जी, आपके पुत्र शंकर की तरह लड़कियों के हॉस्टल मतलब वसति गृह में ताक झांक कर कायरता नहीं दिखाई, टाइम पास नहीं किया, मज़ा नहीं मारी। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल अर्थात विचार तो है, लेकिन आपके लाडले बेटे से तो ज़रा पूछिए ये किस प्रकार नौकरानी के पीछे पड़ गए थे। इसके कारण नौकरानी के पैरों में पड़कर मतलब नौकरानी के पैर पकड़ पर यहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगते हुए अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भागना पड़ा था आपके लाडले शंकर को। लड़के वालों का मान ऊंचा होता है, लेकिन उमा के ऐसे बोलने से शादी टूट जाएगी, इसलिए रामस्वरूप जी कहते हैं, उमा उमा बस बेटी उमा, मेहमानों से और विशेषकर देखने के लिए आए हुए लड़के वालों से ऐसी बात नहीं करते बेटा उमा। स्वयं उमा के मुख से जब पता चलता है कि वह बीए पास है, जबकि उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी, इस बात से और अपने बेटे की काली करतूतों का भंडा जब उमा फोड़ती है, उस बात का गोपाल प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आता है। गोपाल प्रसाद जी गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, बस अब बहुत हो चुका। बाबू रामस्वरूप जी, आपने मेरे साथ दगा किया मतलब धोखा दिया। आपकी लड़की बीए पास है मतलब बैचलर ऑफ आर्ट अर्थात कला शाखा से स्नातक पास है, और आपने मुझसे इतना झूठ बोला कि उमा सिर्फ मैट्रिक मतलब 10वीं तक ही पढ़ी है। ऐसा कहते हुए गोपाल बाबू और शंकर दोनों वहाँ से उठकर दरवाजे की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उतने में उमा कहती है, जी हाँ, जाइए जाइए जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले प्यारे बेटे शंकर की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, मतलब बैकबोन। बैकबोन संक्षिप्त में यहाँ पर आपका लाडला बेटा खुद का भार उठाने में सक्षम है या नहीं, स्वावलंबी है या नहीं, खुद निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं। क्योंकि मैं बहुत समय से देख रही थी कि गोपाल बाबू आप ही बोलते जा रहे थे, शंकर ने तो कभी ज़्यादा मुंह खोला ही नहीं, उसके स्वयं के विचार तो मैंने सुने ही नहीं, उसके खुद की निर्णय लेने की क्षमता तो है नहीं। ऐसे परावलंबी आपके बेटे के साथ शादी करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए जाइए जाइए, चले जाइए, मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी, उससे तो अच्छा है कंवारी रहूँगी। लेकिन हाँ, घर जाकर एक बार अपने बेटे से ज़रूर पता लगाइए कि आपके प्यारे बेटे शंकर की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, मतलब बैकबोन बैकबोन बैकबोन। और इस प्रकार दोस्तों खिसियाने होकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और अपनी ये जो एकांकी है वह भी यहाँ पर संपन्न होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्रों को यह एकांकी
समझ में आई होंगी। यदि और भी अच्छे ढंग से समझना है तो इस YouTube चैनल के वीडियो को बार बार सुनिए, देखिए, पॉज कीजिए, उसमें आए हुए कठिन शब्द के जो अर्थ है वह समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।